हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा अभिक्रिया के वेग पर तापमान का प्रभाव। अभिक्रिया के वेग पर तापमान का प्रभाव किस तरीके से पड़ता है वो देखिए। देखिए अभिक्रिया अभिक्रिया का तापमान 10 सेल्सियस बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है। ठीक है, अभिक्रिया का तापमान 10 सेल्सियस बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है। ठीक है, ठीक है। आपने देखा कि अभिक्रिया का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है। ठीक है, देखा। एक्सप्लेनेशन हम दो पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन नंबर 1, ठीक है, एक्सप्लेनेशन नंबर 1। इसमें क्या होता है, एक रिएक्शन है K बराबर A e की पावर EA माइनस RT। ठीक है, ये रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि इस आपके सिलेबस में सिर्फ ये रिएक्शन है। ये आई कहां से, कैसे आई, ये कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, ये टेम्परेचर होता है, ये रेट होता है, ये क्या होता है, सबके बारे में मैं दिखा दूंगा एक बार में। ठीक है, ये रिएक्शन आपको लर्न करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, याद है। क्या होता है इसमें, जब तापमान हमारा T होता है, जब तापमान हमारा T होता है तो हमारी K की वैल्यू K1 आती है, K1 आता है। ठीक है, जब तापमान हमारा T होता है तो K वैल्यू K1 आती है। ठीक है, जब तापमान T से बढ़कर के T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो हमारी वैल्यू K2 आती है। K2 क्या आती है, K2। ये वैल्यू K2 वैल्यू K1 के दुगनी है। K2 वैल्यू से K1 दुगनी है। किस तरीके, K2 वैल्यू K1 से दुगनी है। ये पहला एक्सप्लेनेशन हुआ। ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो दोबारा देख लीजिए कि हमें अभिक्रिया का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है। ठीक है, मान लेते हैं वेग की रिएक्शन ये है, अभिक्रिया ये है। ठीक है, जब तापमान T था हमारा, जब तापमान T था तो K1 था, मतलब वैल्यू K1 थी। तापमान T पर वैल्यू K1 थी। सही है, तापमान T से बढ़कर के 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, यानी कि प्लस हो गया, तो हमारा वैल्यू K2 आ गई। ठीक है, तो क्या बोला कि K2 दुगना होगा K1 के, K2 दुगना होगा K1 के, यानी कि जो K2 के दुगना होगा K1, यानी कि जे K2 के आधा होगा एक हिसाब से। ठीक है, K2 के आधा, क्योंकि उसने खुद कहा है कि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर वेग दुगना हो जाता है। सही है, तो इसी तरीके से K2 के दुगना होगा K1, K2 के दुगना होगा K1। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन नंबर 2 होता है, वो देखिए। एक्सप्लेनेशन दूसरा, बोल्टमान वक्र। ठीक है,
बोल्ट्जमान वक्र के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। मान लेते हैं ये ग्राफ है हमारा, ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ है। इधर लेते हैं अणुओं का अंश, अणुओं का अंश, ठीक है। और इधर लेते हैं गतिज ऊर्जा, ठीक है। इधर अणुओं का अंश, इधर गतिज ऊर्जा, ठीक है। पहला ग्राफ हमारा इस तरीके से होगा, ठीक है। और उसने कहा जो संक्रियण ऊर्जा यानी कि संक्रियण एक्टिवेशन एनर्जी है 50 है, ठीक है। मान लेते हैं यहां एक्टिवेशन एनर्जी, यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। ये हमारा तापमान T का है ग्राफ, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि वो ऊर्जा बताओ जिसकी संक्रियण ऊर्जा से गतिज ऊर्जा ज्यादा है, अणुओं का अंश ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमारी संक्रियण ऊर्जा यहां से यहां तक है, यहां तक ही तो है। इससे ज्यादा कौन सी होगी? ये वाली होगी ना, इधर वाली सब संक्रियण ऊर्जा से ज्यादा होगी, ठीक है। संक्रियण ऊर्जा से इधर वाली कम, इधर वाली ज्यादा। तो उसने खुद कहा कि ये बताओ कि यहां मान लेते 50 होता, यहां मान लेते 50 होता, तो उसने कहा कि अणुओं का अंश संक्रियण ऊर्जा से कहां ज्यादा है, तो इससे इधर ज्यादा होगा, ठीक है। संक्रियण ऊर्जा यहां तक है, एक्टिवेशन एनर्जी यहां तक है, इससे इधर जाएंगे हम तो वो ज्यादा होगी, ठीक है। इससे इधर जाएंगे तो ज्यादा होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरा ग्राफ बनेगा वो इस तरीके का बनेगा इसका, ठीक है। इसमें क्या देखा, ये हमारा ग्राफ T+10 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है। T+10 डिग्री सेल्सियस पर। इसमें क्या देखा कि T+10 डिग्री सेल्सियस पर हमने देखा कि संक्रियण ऊर्जा से अणुओं का अंश T+10 डिग्री सेल्सियस पर कितना ज्यादा है, ठीक है। तो यहां से ज्यादा होगा, यहां से ज्यादा होगा ना, यहां से, ठीक है। इसे मानेंगे, इसे लिखेंगे हम टेम्परेचर T डिग्री पर अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं का अंश, ठीक है। यानी टेम्परेचर T था, तो टेम्परेचर T पर अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं का अंश संक्रियण ऊर्जा से टेम्परेचर T पर भाग लेने वाले अणुओं का अंश ऊर्जा से ज्यादा इधर वाले होंगे, ये सब संक्रियण ऊर्जा से ज्यादा वाले होंगे, ठीक है। ऐसे ही उसने पूछा टेम्परेचर T+10 डिग्री सेल्सियस पर संक्रियण ऊर्जा से ज्यादा वाले कौन से होंगे, ऊपर वाले, ठीक है। इससे इधर वाले सब ज्यादा होंगे, ठीक है। तो इसके बारे में लिखते हैं, देखिए टेम्परेचर T+10 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया में भाग लेने वाले अतिरिक्त अणु का अंश, ठीक है। यानी कि T+10 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया में भाग लेने वाले अतिरिक्त
अणु का अंश ये है, ठीक है, यानी T + 10 डिग्री सेल्सियस था तो अतिरिक्त अणु का अंश ये है, ठीक है, उतार लीजिए। मेरे दोस्तों आपने ये समझा, ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में हमने समझा बोल्टमान वक्र में, ठीक है, हमने एक ग्राफ बनाया, एक तरफ हमने अणुओं का अंश लिया, एक तरफ हमने क्या किया, अणुओं का अंश लिया, दूसरी तरफ गतिज ऊर्जा ली, ठीक है। पहला हमने ग्राफ प्लॉट किया, पहला हमने ग्राफ बनाया तो टी पर, टाइम टी पर बनाया। टाइम टी पर हमने जब ग्राफ बनाया तो हमने एक एक्टिवेशन एनर्जी रखी, यानी संकीर्ण ऊर्जा रखी, और उससे इधर, और उसमें हमने देखा कि जब टाइम टी था, टाइम टी पर अभिक्रिया के अणुओं का अंश का मतलब जो संकीर्ण ऊर्जा से ज्यादा अणुओं का अंश कितना ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो यहां से इधर देखा तो ये संकीर्ण ऊर्जा से ज्यादा है अणुओं का अंश, ठीक है। ये सब अभिक्रिया में भाग लेने वाले हैं, सब क्या है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ठीक है। फिर इसी को हमने टाइम T + 10 डिग्री सेल्सियस पर देखा, ठीक है, हमने इसी को टाइम 10 डिग्री सेल्सियस पर देखा तो हमने देखा कि जो पहले सिंगल था अब दुगना हो रहा था, ठीक है। फिर वही देखा कि अभिक्रिया का अणुओं का अंश मतलब संकीर्ण ऊर्जा से कितना ज्यादा हो रहा है, और किधर का ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो हमने देखा इधर का, और देखा कि पहले तो था सिंगल, अब दुगना हो रहा है, दुगना। तभी तो कहा है कि 10 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है, ठीक है। तभी तो परिभाषा लिखी है हमने, 10 डिग्री सेल्सियस पर बढ़कर के अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है, ठीक है। तो हमने लिखा टाइम टी पर T डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं का अंश ये है, ठीक है, ये वाला। फिर टाइम T + 10 डिग्री पर अभिक्रिया में भाग लेने वाले अतिरिक्त अणुओं का अंश ऊपर वाला है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा अणुओं का अंश, ठीक है, जो हमारी संकीर्ण ऊर्जा है उससे ज्यादा अणुओं का अंश ये इधर वाला है, ठीक है, पूरा। आशा करता हूं मेरे दोस्तों अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, एक ग्राफ से और समझने की कोशिश करते हैं, ये अणुओं का अंश और ये ग्राफ होता क्या है, ठीक है। देखिए ये ग्राफ है, यहां लिखते हैं अणुओं का अंश, अणुओं का अंश, ठीक है, और यहां गतिज ऊर्जा, ठीक है। EA एक्टिवेशन एनर्जी बराबर 70 है, ठीक है, और अणुओं का अंश ग्रेटर है एक्टिवेशन एनर्जी यानी संकीर्ण ऊर्जा से, ठीक है, बड़ा है, बराबरी है संकीर्ण ऊर्जा से, ठीक है। ये हमारा एक ग्राफ है, ये वाला, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी 70, यानी कि यहां मान लेते हैं हम 70, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। अब वो कह रहा है जो अणुओं का अंश है एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, कहां से, आपको खुद ही दिख रहा है, यहां से, ठीक है, यहां से एक्टिवेशन एनर्जी बराबर 70, यहां से अणुओं का अंश ज्यादा। दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अणुओं का अंश की ऊर्जा सबसे ज्यादा कहां पर है, तो एक अणुओं का अंश सबसे ज्यादा यहां है, ठीक है। इसके नीचे जो भी ऊर्जा आएगी, जो भी एनर्जी आएगी, वो हमारे अणुओं के अंश की है,
यानी कि जो ऊर्जा अणुओं के अंश की है, यानी कि 30 जो 30 है, 30 ऊर्जा है अणुओं के अंश की सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये पीक है इसका अणुओं के अंश का और यही सबसे ज्यादा है। तो इसे बोलते हैं अति संभाव्य गतिज ऊर्जा। ठीक है, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा यानी कि सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा अणुओं के अंश की यहां पर है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन था कि अणुओं का अंश एक्टिवेशन एनर्जी से यानी कि सक्रिय ऊर्जा से ज्यादा कहां पर है, तो यहां पर। सही है, 70 एक्टिवेशन एनर्जी है, इससे इधर हमारे अणुओं का अंश है। ठीक है, उतार लो। ठीक है, आपने अभी वो टॉपिक पढ़ा था, अब ये अगला टॉपिक है संगठ सिद्धांत, कोलिगेशन प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, अभिक्रिया अभिकारकों के मध्य टक्करों से होती है। ठीक है, एक अभिक्रिया है A प्लस बी टक्कर करके उत्पाद का निर्माण करती है, उत्पाद। ठीक है, जब A और प्लस B यानी कि ये दोनों अभिकारक आपस में दोनों टक्कर करते हैं, ये दोनों अभिकारक आपस में जब टक्कर करते हैं A और प्लस B, तो उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो बेग की रिएक्शन आएगी, बेग बराबर Z ए बी ई एक्टिवेशन एनर्जी ई ए आर टी। ठीक है, आप इसको जानते हैं, इसे क्या कहते हैं। ठीक है, आप इसे नहीं जानते होगे, इसे क्या कहते हैं। ठीक है, इसको लिख ले पहले, उसके बाद इसके बारे में पढ़ेंगे। संक्रियण ऊर्जा ई ए के बराबर या उससे अधिक ऊर्जा वाले अणुओं का अंश। ठीक है, या तो संक्रियण ऊर्जा के बराबर होगी या उससे अधिक ऊर्जा वाले अणुओं का अंश है ये। ठीक है, अब इसे क्या कहते हैं ये देख लीजिए। ए तथा बी के संगठ आवृत्ति ए तथा बी के संगठ आवृत्ति यानी कि टक्कर करने वाले आवृत्ति। ठीक है, और इसे और भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड टक्करों की संख्या। ठीक है, इसे ZAB को हम कहते हैं A तथा B के संगठ आवृत्ति, और इसे प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड टक्करों की संख्या को ही हम ZAB से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, E को RT को इसे कहते हैं संकीर्ण ऊर्जा के बराबर। ठीक है, या उससे अधिक ऊर्जा वाले अणुओं का अंश होता है। ठीक है, समझ में आगे देखिए, बेग बराबर Z
जेड ए बी ई एक्टिवेशन एनर्जी पावर आर टी। ठीक है, इस तरीके से हमारा इसमें एक रो जुड़ जाता है, इसे क्या कहते हैं, रो। ठीक है, इसका क्या होता है, ये इसका मतलब क्या होता है कि इसे कहते हैं प्रायिकता। ठीक है, और इसे और भी कहते हैं प्रभावी टक्कर। प्रभावी टक्कर ठीक है, इसमें हमने रो लगाया। इस फॉर्मूले में रो का क्या होता है, प्रायिकता होता है, और इसका मतलब होता है प्रभावी टक्कर। उसका मतलब क्या होता है, प्रभावी टक्कर, यानी कि किस प्रभाव से टक्कर हो रही है, अभिकारकों के बीच किस प्रभाव से टक्कर हो रही है, वो ही ये दर्शाता है, प्रभावी टक्कर। ठीक है, प्रभावी टक्कर आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, चैप्टर का यहीं पर समापन होता है और ये चैप्टर खत्म हो चुका है। आपका कोई न्यूमेरिकल या कुछ बचता है तो अगले वीडियो में देखा जाएगा। ठीक है, और अगले वीडियो में हम लेंगे, पर चैप्टर की थ्योरी यहाँ पर खत्म होती है और इस अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ हम आपके साथ मिलेंगे। और मेरे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।